नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव क्लासेस कैलगढ़ में। मैं मिथिलेश कुमार गौरव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना का दूसरा लहर जो है इस समय चल रहा है पूरे देश में, जिसको लेकर लॉकडाउन लगाया गया है। तो इसके कारण सारा व्यवस्था जो है, चाहे वो व्यवस्था जिस भी चीज़ का हो, सब डगमगा जा चुका है। इसलिए जो है हमारे शिक्षण व्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश में जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो सारा के सारा बंद पड़ा हुआ है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस समय जो है ये महामारी किसी को जान पहचान करके पकड़ नहीं रहा है, अपने चपेट में नहीं ले रहा है, बल्कि यह बीमारी जो है इसके चपेट में जो कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं उन सबको खत्मा कर दे रहा है, उन लोगों को। इसलिए जो है आप सभी से मैं कहना यही चाहता हूँ कि कृपया आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इसका एक ही नारा है, इसी से इस कोरोना पे विजय प्राप्त किया जा सकता है। इसके उपरांत और कोई दूसरा साधन ही नहीं है जिसके सहायता से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकें। हमारे देश में अभी यह बीमारी जो है कंट्रोल नहीं हो पाई है, ठीक है। इसका खामियाजा यही है कि इसका कारण यही है कि हम लोग सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं किए और सही समय पर सही दिशा को लेकर लॉकडाउन लगाया नहीं गया, ठीक है। यदि समय पर लॉकडाउन रहता और नियमित समय तक रहता तो संभवतः इस पे पूर्णतः विजय हम लोग प्राप्त कर चुके होते। लेकिन क्या कि इस समय कुछ देखा गया कि जब केसेस जो है कम आने लगे तो उसके बाद से लॉकडाउन पूरे देश भर में जो है इसको हटा दिया गया और जिसके उपरांत बीमारी और तेजी से फैल गया, जिसको कि हम लोग कोरोना का लहर 2 कह रहे हैं। और अंदाजन इस समय अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कोरोना का तीसरा लहर भी आने वाला है, उसके बाद से चौथा लहर, पांचवा लहर, छठा लहर, ये हमेशा आते रहेगा। बिकॉज जब हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हो ना हो ये इसका लहर कितना स्टेप तक जाएगा इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आप लोग देख चुके होंगे कि एक बुखार चला हुआ है इस समय, जो मौसम को लेकर के हो रहा है, वो शायद जिस परिवार में किसी एक मेंबर को यह बुखार जो है अगर अपने चपेट में ले रहा है या किसी व्यक्ति को बुखार हो जा रहा है तो समझिए कि उस परिवार के सभी सदस्यों को बुखार हो जा रहा है, उसके साथ साथ खांसी सर्दी भी हो रहा है। तो कृपया कम से कम इस बीमारी से बचने के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर ना निकले बिना वजह किसी कारण बस आप घर से बाहर ना निकले। क्योंकि अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो अगर जो भी हमारे क्षेत्र के बच्चे होंगे या गार्जियन होंगे वो अगर घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक बार हमारे यहाँ कैलगढ़ के जो एक डॉक्टर हैं जिनका नाम अमीर डॉक्टर है, ठीक है, तो उनके क्लिनिक पे जाके एक बार अवश्य देखें। यदि आप मुंड बनाए हुए हैं बिना घर से बाहर निकलने का या कोई छोट मोट कार्य को लेकर के घर से बाहर निकलने का, तो आप कृपया उसको एक बार जरूर देखें, जाके वहां पे क्लिनिक को देखें कि क्लिनिक पर भीड़ कितना लग रहा है और किस बीमारी को लेकर के वहां पर सबसे अधिक भीड़ लग रहा है। अवश्य ही आप यदि वहां पर जा करके देखें और देखने के बाद किसी पेशेंट से कुछ बीमारी को लेकर के पूछते हैं तो आपको अवश्य ही पता चल जाएगा कि यह बीमारी जो है कितने तेज रफ्तार से फैल रहा है। शायद इसी का नाम कोरोना भी हो। इसलिए कृपया आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। बहुत सारे बच्चों के पास से ये जानकारी हुई कि कह रहे हैं फोन कर करके कि बस सर आप भी कोचिंग चलाइए, क्योंकि अगल बगल में चल रहा है कोचिंग। तो मैं
उन सभी बच्चों को और बच्चियों को सबको मतलब समझा बुझा करके हम बोले कि देखो, यह बीमारी बहुत तेज रफ्तार से फैल रहा है, चाहे ये फीवर यानी आम फीवर हो, सीजनल फीवर जिसको बोलेंगे, और उसके बाद से कोरोना हो, ये दोनों जो है बहुत तेज रफ्तार से फैल रहा है। और इसको लेकर के सभी बच्चे जो हैं वो देश के धरोहर हैं। हम लोगों के बाद आगामी आने वाली जो पीढ़ी है वो उन्हीं वही लोग हैं। और यदि उस पीढ़ी में यह बीमारी अगर प्रवेश कर जाता है, उस पीढ़ी में प्रवेश करने के उपरांत उस पीढ़ी को यदि क्षति पहुंचाता है, तो वो आने वाले हमारे देश में सबसे बड़ा क्षति होगा। ठीक है, इसलिए कृपया करके अगर कोई गार्जियन मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कृपया करके आप अपने बच्चों को सेफ रखें, अपने भी सेफ रहें, क्योंकि वो आने वाले आपके घर का, आपके देश का भविष्य है। उनको बचा के रखें, आप भी स्वयं बच के रहें, क्योंकि ये नहीं सोचे कि हम बच्चों को बचा के रखेंगे और मैं बाहर निकल जाऊं, घर से बाहर निकल करके और जो मर्जी सो करूं। छोटे छोटे काम को लेकर के आप बाहर निकल रहे हैं, जाके मार्केट वगैरह में जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, उस भीड़ में किसी भी तरह के भीड़ समारोह में शामिल हो जा रहे हैं बिना किसी प्रॉफिट के, तो समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस समय में। अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट को लेकर के भी समझिए कि त्यागना पड़ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा बात जो है थोड़ा समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने बिंदु पे। मुख्य बिंदु मेरा ये है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू करने जा रहा हूं, जिसको लेकर अभी कल से प्रयास कर रहा हूं कि कैसे करके मतलब YouTube चैनल जो है बना करके और एक वीडियो जो है सभी बच्चों के पास शेयर किया जाए, ताकि वो लोग घर पे रहें और कुछ पढ़ पाए। ठीक है, तो इसको लेकर के मैं मैथ का जो 10th क्लास का मैथ है, उसके बाद से 12th क्लास का भी देखूंगा। फिलहाल अभी 10th क्लास का शुरू करते हैं। तो 10th क्लास का मैथ में जो है हम लोग 6 लेसन तक पढ़ चुके थे, 7वां लेसन जो है अभी जारी किया जाने वाला था, तब तक लॉकडाउन लग चुका था। इसलिए जो है शायद मैं अपना कोचिंग जो है लॉकडाउन लगने से पूर्व ही मैं अपने कोचिंग को बंद कर चुका था, बिकॉज मुझे इस बीमारी के बारे में, ये मौसम जो लेकर के सीजनल बुखार जो है, सीजनल फीवर जो है, इसको लेकर के चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अभी भी है। जिस घर के सदस्य से अगर फोन आता था, कांटेक्ट होता था, तो पता चलता था कि उनके पूरे फैमिली मेंबर्स को फीवर जो है हो चुका है। और ये फीवर जो है केवल मेडिसिन से ये खत्म नहीं हो पा रहा है, इसके लिए इंजेक्शन नेसेसरी है, इंजेक्शन से ही खत्म हो रहा है। और इंजेक्शन से खत्म होने के उपरांत स्वाद में भी गड़बड़ी पाई जा रही है। तो इसलिए जो है कृपया करके आप इस सबसे बचें। किसी भी प्रकार के, किसी भी अपने टोले मोहल्ले के, अपने घर के अगल बगल के सदस्यों से भी संपर्क बनाए रखने से बचे, बिकॉज ये बीमारी जो है हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भाई उसको हुआ है और उससे हम इतना मीटर की दूरी पर हैं तो हमें नहीं हो सकता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसके शरीर से वायरस मेरे शरीर पे आ जा रहा है और हमें सभी को मतलब संक्रमित कर दे रहा है। तो इसलिए जो है आप इस तरह का दिमाग ना लगाएं। ठीक है, आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कृपया करके आप अपने को सबसे अलग रख करके ही इस बीमारी से बच सकते हैं, चाहे वो सीजनल फीवर हो या फिर कोरोना हो। ठीक है, तो इसके बाद से इतना ही पे अब अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये हम लोग शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि मैं जब पढ़ाई शुरू करता हूँ, कोई भी लेसन को स्टार्ट करता हूँ,
तो स्टार्ट करने से पहले फार्मूला के बारे में जो है उस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाएं पढ़नी है उस या फार्मूला से संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, उस फार्मूला को हम लोग पहले खूब बढ़िया से जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद से फिर उसमें एंट्री करते हैं। तो आज हम आप लोग को फार्मूला के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। अब परिभाषाएं वगैरह जो है लिखवाते हैं तो परिभाषा तो अब लिखवा नहीं सकते हैं क्योंकि क्लास चलता रहता है, तो उसमें लिखवाया जा सकता था, लेकिन इसमें वीडियो जो है लंबा हो जाएगा लिखवाते हैं तो इसलिए जो है केवल हम लोग फार्मूला को देखेंगे। फार्मूला को देखने के उपरांत फार्मूला का यूज के बारे में पता करेंगे कि फार्मूला यूज कहाँ पे होगा, और उसके बाद लेसन 7.1 जो है शुरू करेंगे और उसके बाद से पढ़ाई जो है स्टार्ट रहेगा। और हमेशा डेली जो है अगर लगभग सभी बच्चों का अगर जो है उधर से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है जो भी क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को बना करके अगर सभी बच्चों का रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद से इसमें भी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना हाजिरी मैंने अटेंडेंस जो है उसको बनाएं, लिख दे कि आई एम प्रेजेंट, और उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमको भी पता चले कि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके आप लाइक बटन जो है अवश्य दबाएं। उसके साथ साथ इसमें जो है जो भी त्रुटियां हुई वो वीडियो को बनाने में, समझाने में, पढ़ाने में, कृपया उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हमको पता चले, ताकि आगे का वीडियो जो है बनाने से पहले मैं उसको सुधार कर सकूं। और दूसरी बात कि जो है अगर आप लोग लाइक और वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे जो है मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलेगा, ताकि मैं और अच्छा से वीडियो जो है बना पाऊंगा। इसलिए जो है कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहते हैं अगर यदि मेरा प्रत्येक वीडियो को आप डेली जो है टाइम के अनुसार देखें तो उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि वीडियो पहुंचते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उस नोटिफिकेशन के जरिए जो है मेरे वीडियो को देख पाएंगे। इसलिए चलिए अब चलते हैं सीधे पढ़ाई की ओर। तो आज लेसन 7.1 को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोग लेसन 7 जो है पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ के अनुसार। तो लेसन 7 जो है आपको बताया जा चुका है कि जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो सूत्र का जो है यूज होता है। पहला नंबर जो है जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसके तहत हम जानेंगे कि कोई दो निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है और उस निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ज्ञात करना हो कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, कितना आएगा, उसका दूरी कितना इकाई मात्रक जो है उसमें से निकलेगा। तो उस बिंदु को जो है निकालना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए जैसे में मान लीजिए ये दो बिंदु मिला हुआ हमको, जिस बिंदु में एक का नाम A है और एक का नाम B है। इसका निर्देशांक जो है 3,4 है और इसका है 5, मान लीजिए 9। ऐसे है, एक बिंदु A मिला और एक बिंदु B मिला, जिसमें बिंदु A का निर्देशांक जो है 3,4 है और जहां दूसरा बिंदु दिया हुआ है वहां पर उसका निर्देशांक 5,9 है। इन दोनों बिंदु को यदि हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद इसके बीच की दूरी को पता करना होता है कि इसके बीच की दूरी कितना है, इसके बीच की दूरी कितना निकलेगा। तो इस को निकालने के लिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए जिस फॉर्मूला का हम लोग को
आवश्यकता है वो फॉर्मूला, ये पहला नंबर फॉर्मूला है जिसको लिखे हुए हैं यहाँ पर, दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए इस पर एक एक करके हम इस फॉर्मूला को रख करके और हल करके बताते हैं कि क्या होगा, मैंने कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें पहला नंबर मान लीजिए कि सबसे पहले इसको हल में लिखा जाता है, जिसको मैं क्वेश्चन को हूबहू हल में उतार चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है गिवन दैट्स। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया हुआ है के बाद से बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक जो भी है वो लिख देंगे, तो 3,4 ऐसे है। फिर बिंदु बी का निर्देशांक बराबर दिया हुआ है 5,9। ओके, अब इसमें से x सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला में क्या कह रहा है। तो फॉर्मूला में x2 चाहिए, x1 चाहिए, फिर उसके बाद से y2 और y1 चाहिए। उसके बाद अगर ये सारा अगर मिल जाता है सारा का मान, तो समझिए कि हम लोग बना सकेंगे आराम से उस फॉर्मूले पे रख करके। तो इसमें सारा चीज दे दिया गया है। अब हम लोग को पता करना है कि इसमें x1 या x2 का मान कौन है और y1 और y2 का मान कौन है। तो सबसे पहले कभी क्लास में बताया होंगे, कभी कभी 9th क्लास में बताया गया होगा कि डिस्कस किया गया था कि मतलब कि कोई निर्देशांक बिंदु होता है, उसके मतलब इकाई जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो किसी भी निर्देशांक बिंदु में जो मतलब एक्स अक्ष होता है, माने तो ठीक है, तो आप लोग को बताया गया होगा कि किसी निर्देशांक बिंदु में ओके, तो हम कभी क्लास में डिस्कस किए होंगे या 9th क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है, जिसमें से x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। y वाले मान को कोटि बोला जाता है और x वाले को भुज बोला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कहीं पर भी अगर किसी भी बिंदु का निर्देशांक का मान दिया हुआ है, मान लीजिए 3,8, तो ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें भुज कितने होंगे और कोटि कितने होंगे ये आपको बताया जा चुका है, फिर से एक बार बताया जा रहा है। पहले यानी कोमा के पहले जो होता है वो x का मान होता है, कोमा के बाद जो मान होता है वो y का मान होता है। अब x को ही हम बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि, अर्थात 3 जो हो जाएगा आपका भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुज। उसके बाद से y जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कोटि, जिसको हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा किसी बिंदु के निर्देशांक में जो अंक दिया रहता है उसमें x और y का मान जो है उसको कैसे पहचानेंगे, ये बातों को हम लोग जान चुके हैं। जिसमें से जैसे कि बिंदु B है और बिंदु B के निर्देशांक में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि 5,9, तो इसमें जो है 5 क्या है और 9 क्या है, तो 5 आपका भुज हो जाएगा और 9 जो है होगा वो आपका कोटि हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन होता है, इसी से उठाता है ऑब्जेक्टिव। जिसको कि मैं परिभाषा लिखवाता तो यहाँ पर सारा चीज के बारे में बताते हैं कि भुज कहाँ से आता है, कोटि कहाँ से आता है, भुज को क्या कहते हैं, कोटि को भी क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बिंदु का निर्देशांक कहाँ से आता है, किसी बिंदु का निर्देशांक कहते किसे हैं, ये सारा चीज जो है हम लोग अगर क्लास चल रहा हो तो उसमें अगर हम लोग उस सब डिफिनीशन को लिखते तो हम लोग अवश्य जान जाते हैं कि सारा चीज बोलते किसको है। फिलहाल जितना भी है जैसे भी है ये सारा चीज अगर बता दे रहे हैं तो आपका क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव जो है, जितना भी ऑब्जेक्टिव को अगर निकालना है, जानना है, तो उसके लिए जो है हम लोग को सबसे पहले फिर से एक बार स्टार्ट करना होगा लेसन 7, और लेसन 7 में जितना भी हम लोग को डिफिनीशंस है वो सारा डिफिनीशंस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके उपरांत आपका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आइए चलते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है पहले भी मैं बता चुका हूं कि पहले x का मान होता है, उसके बाद से y का मान होता है किसी भी निर्देशांक बिंदु में। यहाँ पे जो है 3 जो है x का मान होगा, y जो है 4 जो है y का मान होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी
5 जो है x का मान होगा और 9 जो है वो y का मान होगा। अब देखिए x2 और y2 और फिर x1 और y1 ये खोजना है कि कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि ये x1 है, ये x का मान है, तो x के मान में भी पहला नंबर मान है, पहला x का मान निकला इसलिए x1 मान लिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा y1। ओके, फिर उसी प्रकार ये आपका तब x2 हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। एक और निर्देशांक बिंदु दिया रहता तो बगल में उसका लिखते हैं, तो अगर उसको लिखने जाते तो फिर उसमें एक निर्देशांक बिंदु हो जाता, एगो को x3 मानते हैं और एगो को मान लेते हैं y3। ऐसे कर करके आगे बढ़ते जाएंगे, कोई भी निर्देशांक बिंदु रहेगा तो आसानी से उसका मान हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए अब क्या करेंगे, तो इसमें आपका x1 का मान आपको 3 हो गया और x2 का मान 5, उसी प्रकार y1 का मान जो है आपका 4 और y2 का मान आपका कितना हो गया 9, और हमको फार्मूला में क्या चाहिए, तो यही 4 चाहिए, x2 x1 और फिर y2 y1। अगर चारों का मान मिल गया, अब आसानी से इसके बीच की दूरी जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बिंदु A तथा बिंदु A और B की बीच की दूरी बराबर वाट, यानी क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे दूरी सूत्र से ये दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर AB यानी AB के बीच की दूरी बराबर होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया। अब इस पे हम मान रख के बनाते जाएंगे आसानी से, कभी भी कहीं पर भी 7.1 आप